जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देश दिल्ली के आग वाले हादसे से उभरा ही था कि यहां पर लखनऊ का हादसा अब आपके सामने आ चुका है। कुल मिला के सबसे बड़ा प्रश्न वही उठता है कि देश और सरकार को और प्रशासन को कितने और ऐसे हादसों की आवश्यकता पड़ेगी कि वो जो सोई हुई है वो जाग जाए। क्योंकि जब कभी भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं और कुछ सुनने को मिलता है कि भैया कोई तकनीकी खराबी हुई होगी, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, प्रॉपर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं किया होगा, तो यहां पर वही बात आती है। तो फिर चीजें जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन से या फिर कुछ भी और चीजें वो चल कैसे रही थी। क्योंकि दिल्ली के हादसे के ठीक पहले गोवा में भी सिमिलर टाइप का इंसिडेंस हुआ था, जहां पर नंबर ऑफ टूरिस्ट जो फंसे हुए थे आग में झुलस कर मर गए थे। और यहां पर भी वैसे ही कुछ हुआ है। बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, सोचिए 14 बच्चों की अभी तक जान जा चुकी है। और जिन बच्चों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे थे उनके लिए तो जिंदगी भर का ये ट्रॉमेटिक फेस हो गया है। वही बात है कि चल कैसे रही थी संस्था। क्योंकि यहां पर प्रश्न दोनों के ऊपर उठना चाहिए, विशेषकर उन कोचिंग संचालकों के ऊपर भी यह प्रश्न उठना चाहिए जो कम जगह पर बहुत ज्यादा व्यवस्था करते हैं ताकि उनका धंधा अच्छे से चल सके, बिना किसी फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किए बगैर, क्योंकि उनको मुनाफे की चिंता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे प्रशासन की। क्यों प्रशासन इस तरीके के हादसों का वेट करता है और फिर जागता भी जोश में है। कुछ ही टाइम फ्रीक्वेंट ऑडिट करेगा हर एक बिल्डिंग की, लेकिन फिर सोएगा उतने ही मजे में, फिर वो भूल जाएगा। फिर 1 साल 2 साल वो वेट करेगा कि फिर कब ऐसे हादसे हो रहे हैं, और फिर पूरे देश में जिस स्थान पर हुआ है, उस जिले में, उस राज्य में, सब जगह एक जैसी ड्राइव चलाई जाएगी। तो ऐसी चीजों का वेट अब तक क्यों करना है, क्योंकि ये तो रिपीटेड इंसिडेंसेस हैं। कोचिंग में भी इस तरीके के हादसे होते आए हैं। 2019 में जो सूरत का हादसा हुआ था, अगर आप उसके विजुअल्स देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये बहुत पुराना मसला हो चुका है। और अगर बार बार दोहराया जा रहा है तो प्रशासन को और सरकार को अब एक यूनिफॉर्म कोड की आवश्यकता है, कि यूनिफॉर्म नियम की आवश्यकता है, ताकि लगाम लगाई जा सके। क्योंकि देखिए, देश में कोई पैसा कमाना तो छोड़ेगा नहीं, धंधा करना तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस बना दी जाए जो सबको फॉलो करना पड़े, तो हो सकता है इसमें सुधार हो। क्योंकि ये अब एक मैसेज है। आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूं कि हुआ क्या है। यहां पर फिलहाल एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी, कोचिंग सेंटर में आग लगी थी लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। 14 बच्चे मारे गए हैं और काफी बच्चे इंजर्ड भी हुए हैं, बिल्डिंग के अंदर ट्रैप थे। उनसे रिलेटेड इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स भी डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने चलाए भी थे। लेकिन वही बात है कि आग लगी जब तक बहुत देरी हो चुकी थी रिस्पॉन्स करने में। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी मन में बैठेंगे कि ये तो एक संस्था की बात है, देश में ऐसे कितनी संस्थाएं होंगी। क्योंकि कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं ना, वो काफी वल्नरेबल माने जाते हैं, काफी ज्यादा रिस्क फैक्टर्स उनमें होते हैं, विशेषकर वो जहां पर संस्था छोटी है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्राउडेड क्लासरूम्स हैं और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लीजिए पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब अपन बात करते हो, आप इमेजिन करिए एग्जिट और एंट्री अगर एक ही है तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। मतलब यहां पर जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, हर एक, अपन कोचिंग संस्था की नहीं बात करेंगे, हर एक होटल हो, रिजॉर्ट्स हो, लॉज हो, राइट, जैसे कि गोवा में था। कोचिंग सेंटर्स की अपन बात करेंगे तो मल्टीपल एंट्रेंस और एग्जिट होनी चाहिए। पहले विशेषकर फायर एग्जिट तो जरूर होना चाहिए, एंट्रेंस और एग्जिट हमेशा अलग होना चाहिए ताकि मौका मिले। लेकिन अगर सब चीज कॉमन रहेगी तो फिर इस तरीके के हादसे देश में होते रहेंगे। और ये निर्धारित कौन करेगा, इसका ऑडिट कौन करेगा? तो हर एक जिले में, हमेशा याद रखिएगा, प्रशासन ही इसकी जिम्मेदारी लेता है। अब देखिए यहां पर फायर हजार्ड्स की भी अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल ओवरलोड, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, इम्प्रॉपर वायरिंग और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में देखिए लैक ऑफ इवैक्यूएशन ड्रिल्स, इनसफिशिएंट सेफ्टी अवेयरनेस। भारत में जब अपन बात करते हैं इवैक्यूएशन ड्रिल्स बहुत ही कम आप लोग ने सुना होगा कि इसे बड़े स्केल पे किया जाए। मतलब जिला प्रशासन की और फायर डिपार्टमेंट्स की भी ये ड्यूटी होती है कि वो फ्रीक्वेंट वे में इवैक्यूएशन ड्रिल्स की भी प्रैक्टिस कराए, लेकिन कभी भी आपने नहीं सुना होगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर है। हाई ऑक्यूपेंसी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर हजार्ड। और ये अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स तक सीमित नहीं है। गोवा में जो रिजॉर्ट में हादसा हुआ था उसका भी सेम कॉज था। उसके बाद दिल्ली के मालवीय नगर में अभी जो हाल फिलहाल में आग लगी थी उसका भी सेम कॉज था। तो यहां पर आपको मैं बताता हूं कि भारत में आखिरकार फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते किस तरीके से है। तो हर एक फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अंतर्गत भारत में हर एक जिले में नेशनल बिल्डिंग कोड जारी किया जाता है, जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है फायर प्रिवेंशन के, फायर प्रोटेक्शन के, इमरजेंसी एग्जिट के, बिल्डिंग डिजाइन से रिलेटेड, और मैंडेटरी सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए बोलता है हर एक बिल्डिंग में, जो कि इस तरीके से होते हैं: फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स, इमरजेंसी एग्जिट,
फायर एस्केप रूट्स, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस। और ये जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी होती है ये प्रशासन की होती है। मान लीजिए प्रशासन ही सोया हुआ है तो वो ना फायर एक्सटिंग्विशर की जांच करेगा, और अगर करता भी है तो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेड अवधि होती है। फायर अलार्म प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, इसकी भी जांच कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। फायर एस्केप रूट एक्स्ट्रा है कि नहीं, इमरजेंसी एग्जिट एक्स्ट्रा है कि नहीं, या फिर इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, तो ये सब चीज की जांच आखिरकार प्रशासन के दायरे में ही आती है। और अगर प्रशासन ही सोता रहेगा तो फिर ऐसे हादसे होते रहेंगे। अब देखिए, अकेले एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रशासन में भी पूरा फायर सेफ्टी इकोसिस्टम होता है। कहने का मतलब यह है कि जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा इकोसिस्टम ही इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि यहां देखिएगा, स्टेट फायर डिपार्टमेंट्स जो इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करता है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है। देन अर्बन लोकल बॉडीज एंश्योर कंप्लायंस विद बिल्डिंग रेगुलेशंस। अर्बन लोकल बॉडीज ये तय करती है कि जो बिल्डिंग की नियमावली है उसके साथ कंप्लाई हो भी रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर किसी एक कोचिंग संस्था में 100 की ऑक्यूपेंसी है, लेकिन वो बिठा 100 या 150 लोग को भी रहा है या 300 लोग को बिठा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है उसे, उसमें वो धांधली कर रहा है और ऑक्यूपेंसी से ज्यादा लोगों की बैठक करवा रहा है। मतलब यहां पर वो भी कंप्लाई नहीं कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। इस पर भी रोक होना चाहिए, लेकिन इसको चेक कौन करेगा? अर्बन लोकल बॉडीज। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन। और फिर लास्ट में आता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो गाइडलाइन इशू करता है फायर सेफ्टी। और अगर मान लीजिए इस तरीके के हादसे होते भी है तो फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की भी पूरी जिम्मेदारी एनडीएमए की होती है। और अगर देखा जाए तो एनडीएमए हर एक स्टेट का अपना एक अलग मसला भी होता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ही बारे में सोचे, पूरा एक फायर इकोसिस्टम में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व रहता है। अब यहां देखिएगा, जो सबसे बड़े कॉजेस होते हैं अर्बन फायर्स के, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स के मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ अर्बन फायर माना जाता है। और देखा होगा आपने भी कि ज्यादातर जो आग से संबंधित हादसे होते हैं उसमें सबसे मेन और रूट कॉज जो बताया जाता है वो शॉर्ट सर्किट का बताया जाता है। और देखिए, अभी गर्मी इतनी प्रचंड भी पड़ी है कि जिन जिन बिल्डिंग्स में एसी था, ओवरलोडिंग के कारण भी एसी फटे भी है। ओवरलोडिंग के कारण भी कई बार जो वोल्टेज स्ट्रिप मारता उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट हुए भी है। तो शॉर्ट सर्किट तो समस्या ही है। और देश में इतनी गर्मी थी कि शॉर्ट सर्किट हर जगह पर हुए। आपने भी देखे होंगे कई बार विजुअल्स में कि खंबे में आग लग गई, या फिर जहां पर आपका मीटर लगा वहां पर भी आग लग गई। तो यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास क्या सेफ्टी रिलेटेड आपके पास मटेरियल इक्विपमेंट्स है जो आपको सुरक्षित कर सकते हैं। फिर यहां पर देखिए, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन भी एक कारण होता है। मतलब जो आपकी बिल्डिंग है, अगर आप उससे, या फिर आपके पास कोई चादर है, चादर से ज्यादा आप पांव पसार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बिल्डिंग है, आपको उस बिल्डिंग के लिए जितना कंप्लाई किया गया था उससे ज्यादा अगर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने एग्जिट्स को ब्लॉक कर देते हैं और बड़ा बनाने के लिए कॉमन एंट्रेंस और एग्जिट रखते हैं, तो फिर यह भी एक प्रकार से अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होता है। कई बार इससे भी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और फिर बात करते हैं ओवर क्राउडिंग की, और फिर बात आती है लैक ऑफ मेंटेनेंस की, जिसमें फॉल्टी इक्विपमेंट्स, आउटडेटेड वायरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं आ जाती है। और देखिए, देश में कई सारी ऐसी बिल्डिंग है जहां पर काफी पुरानी वायरिंग है। मतलब वायरिंग जब पुरानी होती है और आप ज्यादा लोड यूज करते हैं, तब भी वो शॉर्ट सर्किट का कारण ही बनती है। और यहां पर तो बात वही है, अगर आप भी भविष्य में कोई बिजनेस करेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि जहां मैं बिजनेस करूं, पहली बात तो वो मेरे लिए फेवरेबल इकोसिस्टम प्रोवाइड करे और रेंट भी कम हो। तो हो सकता है कई बार आपको कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, लेकिन आप अपने लिए और अपने धंधे से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मतलब आप जहां पर रहोगे वहां पर तो आप बेस्ट दोगे। अल्टीमेटली आप भी उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। तो यहां पर आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी फुल फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के साथ अपना कोई भी बिजनेस, अपनी संस्था या फिर कोई भी आप काम कर रहे तो उसको फुलफिल करें। और देखिए, सिमिलर इंसिडेंसेस हुए, रिपीटेड इंसिडेंसेस सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। सूरत में जो कोचिंग फायर इंसिडेंट हुआ था 2019 में, 22 बच्चों की जान गई थी। और उसके तो विजुअल्स अगर आप याद करेंगे तो बच्चे बिल्डिंग से जान बचाने के लिए कूद रहे थे। सेम मालवीय नगर में भी हुआ था, ध्यान है आपको, दिल्ली में। वहां पर भी जो टूरिस्ट थे वो भी बिल्डिंग से कूद रहे थे। वो तो आस पड़ोस के लोगों का भला हो जिन्होंने कूदने के ठीक पहले बेडशीट और काफी अच्छे गद्देदार गद्दे वहां पर बिछा दिए ताकि उनकी इंजरी कम की जा सके। तो यहां पर ऐसे रिपीटेड हादसे हुए हैं।
हॉस्पिटल में आग लगी है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में आग लगी है, रिजॉर्ट्स में आग लगी है। सबसे बड़ा की लेसन जो मिला है, रूल्स तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कंप्लायंस अभी भी हर एक क्षेत्र में काफी कमजोर है, और कंप्लायंस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी वही बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की ही होती है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा इशू आपको नजर आएगा ना, वो गवर्नेंस का आएगा, रेगुलेटरी चैलेंजेस, जिसमें हर एक कंप्लायंस का वीक एनफोर्समेंट है, करप्शन पीक पर है क्योंकि कंप्लायंस इश्यूज रहते हैं, कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम रहती है और कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स भी रहते हैं। मतलब एक लिमिटेड मैन पावर है इंस्पेक्शंस के लिए, लेकिन अगर इंस्पेक्शंस को फ्रीक्वेंटली किया जाए, इसके अलावा वीक एनफोर्समेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर अगर इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, ऑडिट प्रॉपर हो रहा है, तो हो सकता है कि देश में अच्छी व्यवस्था आ जाए, सुधार हो जाए और फिर ऐसे हादसे रिपीटेड ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए साल में अगर आपको ऐसे हादसे 2 भी सुनने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि देश का जो प्रशासन है, ओवरऑल देश की बात कर रहे हैं, वो अभी भी सोया हुआ है। और सबसे ज्यादा समस्या आती है यहां पर वही जो मैसिव अर्बनाइजेशन हो रहा है उस पर, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश वो क्या है, जो एक रैपिड अर्बन ग्रोथ हुई है उसने हाई राइज बिल्डिंग क्रिएट करी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस धड़ल्ले से बन रहे हैं, जिसमें कोचिंग हब्स एस्टेब्लिश हो रही है। जो सब यहां पर एस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे मिक्स्ड यूज स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज की बढ़ रही है कि सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहते हैं वो हमेशा से मात खा जाते हैं जब कभी भी अर्बन एक्सपेंशन रैपिडली होता है। अब अर्बन एक्सपेंशन रैपिडली हो रहा है तो जिम्मेदारी तो वही बनती है कि सरकार को और प्रशासन को इस अर्बन एक्सपेंशन में भी अगर आप मान लीजिए पीछे हट रहे हैं तो कम से कम आपके पास एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी मैन पावर तो होना चाहिए। अदरवाइज आप चीजों को टैकल कैसे करोगे? तो यहां पर वही बात आती है, सबसे पहला है, अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्स फेज की, जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू सबसे पहला टास्क होता है। फायर सर्विसेज, पुलिस, मेडिकल टीम्स, इनका कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन यहां देखिए इवैक्यूएशन की प्रोसेस चालू होती है, सेफ रिमूवल ऑफ ट्रैप्ड इंडिविजुअल्स, और फिर मेडिकल असिस्टेंस, और फिर फर्दर रिलीफ मेजर्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है। और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की अगर बात की जाए तो वही बात आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन रिस्पॉन्स। आप वेट ही क्यों कर रहे हो किसी डिजास्टर का? आपके पास क्या प्रिवेंटिव मेजर है आपके पर्टिकुलर रीजन में जिसमें आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो? तो मैंडेटरी फायर ऑडिट होना चाहिए। अगर साल में 1 नहीं, साल में 2 नहीं, 3 नहीं, तो कम से कम एक बार तो हो मैंडेटरी फायर ऑडिट। ऐसा नहीं है कि हादसों का आप वेट करो और फिर जोश में आए और फिर फायर ऑडिट हो रहे हो। इवैक्यूएशन ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी भी काफी रैपिड होनी चाहिए, और ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन तक बेस नहीं होना चाहिए, बल्कि कभी कभार जो एक रैंडम इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती है वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। देन देखिए इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग होना चाहिए, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज होने चाहिए फॉर द वायलेटर्स, विशेषकर वो जो सिर्फ धंधे के बारे में सोचते हैं, किसी भी नॉर्म्स को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, एज एजुकेटर जो संस्थाओं के मालिक है, जो रिजॉर्ट्स के मालिक है, सबकी है। मुनाफा किनारा रख के आपको यह सोचना चाहिए कि नागरिकों की जिंदगी की भी कीमत होती है, सिर्फ आप ही का स्वार्थ आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। राइट? तो ये अपने आप में वो मुद्दे हैं जो भारत में फॉलो होने चाहिए। और देखिए भारत के अलावा भी इंटरनेशनल की अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म की, तो वहां पर भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। आप यहां पर कुछ देशों का एग्जांपल लिख सकते हैं। जापान की अगर बात की जाए तो इस देश से अच्छा कोई डिजास्टर का मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जापान में रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स होती है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मॉनिटरिंग होती है, और आपदाओं का देश तो जापान ही माना जाता है। तो उनकी तो मजबूरी ही है, क्योंकि वो बैठा ही गर्म तवे के ऊपर है। कभी अर्थक्वेक नहीं आया तो सुनामी नहीं आया तो ज्वालामुखी तो फटना तय है। सिंगापुर स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम्स है। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस है। अगर ये फॉलो नहीं होते तो वहां तो एनओसी मिलना ना के बराबर है। सेम एनओसी मिलना सिंगापुर में भी बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन भारत को इनसे क्या अभी तक सीखने को मिला? फिलहाल भारत को तो यही सीखना चाहिए कि भारत को रिएक्टिव रिस्पांस में नहीं जाना चाहिए, भारत को प्रिवेंटिव सेफ्टी कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। मतलब डिजास्टर होने के पहले आपके जो प्रिवेंटिव मेजर है वो डिजास्टर को बचा सकते हैं। और अगर बात करेंगे हम नेचुरल डिजास्टर्स की, तो नेचुरल डिजास्टर्स को तो वैसे ही आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी और जो प्रिपेयर्डनेस है उसके माध्यम से आप जान और माल का नुकसान तो कम कर सकते हैं। मतलब भारत में भी प्रॉपर अगर ऑडिट हो, फ्रीक्वेंट वे में ऑडिट हो, राइट, मॉनिटरिंग सिस्टम अगर बढ़ जाए भारत का,
और इसमें भी प्रशासन अगर जागरूक हो जाए तो हो सकता है कि हमारे जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो कम से कम हादसों को तो कम कर देंगे, हो सकता है कि जान और माल का नुकसान तो कम हो जाएगा। तो यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ह्यूमन डायमेंशन की अगर बात की जाए तो हर इस तरीके के हादसे के बाद एक कॉमन इंपैक्ट पड़ता है। अब अगर कोचिंग सेंटर की बात करें तो देखिए इसका इंपैक्ट स्टूडेंट पे क्या पड़ेगा, एजुकेशनल लॉस है, फैमिली पर इंपैक्ट पड़ेगा और कम्युनिटी इंपैक्ट भी पड़ता है ओवरऑल, क्योंकि यहां पर लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट और डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं हमें क्या सीखने मिल रहा है। स्ट्रेंथनिंग फायर सेफ्टी, कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, मल्टीपल एग्जिट होना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, फिर भले ही आपका छोटा हो या बड़ा एरिया हो। गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी फ्रीक्वेंट होना चाहिए, भले ही साल में 4 ना हो लेकिन साल में 2 बार तो हो कम से कम। थर्ड पार्टी ऑडिट्स को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अवेयरनेस भी जरूरी है, टेक्नोलॉजी भी बराबरी से जरूरी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम्स लगा सकते हैं जिससे अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट हो, रियल टाइम इमरजेंसी अलर्ट्स क्रिएट हो। लेकिन फिर भी हर इस तरीके के हादसे से आपको और हमें क्या सीखने को मिलता है कि अर्बन फायर जो इंसिडेंट है वो अब सरकार के काफी बड़ी चुनौतियां बनते जा रही है। जिस तरीके से एक्सेसिव अर्बनाइजेशन हो रहा है, ऑडिट्स की कमी हो रही है, इस तरीके के हादसे सच में एक चुनौती बनते जा रहे हैं। सेफ्टी नॉर्म्स होते तो एग्जिस्ट है लेकिन इंप्लीमेंटेशन में काफी बड़ा गैप है। कोचिंग सेक्टर भी जितने होते हैं उसमें स्ट्रिक्टर सेफ्टी ऑडिट्स की कमी रहती है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मस्ट बिकम मैंडेटरी, टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन रिड्यूस फ्यूचर ट्रेजेडीज ऑल्सो। तो कुल मिला के भारत को अब जल्द ही प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ अपनाना चाहिए। भारत को इस तरीके के हादसे का अब तो वेट नहीं करना चाहिए। अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो फिर एक केंद्रीय नियम ही भी बनना जाना चाहिए जिसमें स्ट्रिक्टली हर एक शहर में इस तरीके के फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए। और अगर जो नहीं कर रहा है तो स्ट्रिक्ट पेनल्टी भी इसके ऊपर लगनी चाहिए। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या विचार है। जय हिंद एक बार फिर से आप सभी